हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4। इसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जैसे वस्तुओं का समूह हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं, उसमें खाद्य पदार्थ वाली वस्तु ले सकते हैं, पहनने वाली वस्तु ले सकते हैं, खेलने वाली चीज़ों का ले सकते हैं, पढ़ने वाली चीज़ों का, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि कई मात्रा में उपलब्ध करके उसका समूह बनाते हैं तो उसे समूह कहते हैं, या उसका कलेक्ट करके एक स्थान पे देखते हैं तो समूह हम कई तरीके से भी बना सकते हैं। तो उसी समूह के बारे में इसे हम देखेंगे कैसे समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, तो जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं उन्हीं से हम वस्तुओं का समूह बनाएंगे। देखिए इसमें दिया है कि हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में क्या होता है, बहुत अधिक विविधता है। और विविधता यानी कई विविधता का मतलब बहुत सारे समूह, उसमें किसी भी चीज का समूह मिला हुआ है तब वो विविध है। तो वो बता रहा है कि जो विविधता आती है समूहों से आती है। किसी भी चीज में यदि कई प्रकार की चीजों का मिलाया गया है, मिला के बनाया गया है, तो कहें कि ये बहुत विविध है। हर स्थान पे इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, उनके रंग होते हैं, गुण होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो यही बता रहा है, इसमें बता रहा है, बताने का प्रयास किया जा रहा है इस अध्याय में। यह है कि आप अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें से हम सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे सब वस्तुएं लिए हैं। दिया है कि मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं को लिया गया है और इसका ये समूह के रूप में दिखाया गया। इसमें विविध आकार वाली वस्तुओं को दिखाया गया है, दिखाया जा रहा है। दिया है कि हम उससे ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों या वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। फिर आगे दिया है कि हम यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों, यानी कुछ उसमें से खाने वाली हो सकती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जो खेलने वाली हो सकती हैं। फिर आगे दिया है कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। उसमें हम बाल्टियां ले सकते हैं, लंच बॉक्स ले सकते हैं, खिलौने, जल पात्र, पाइप और इसी प्रकार की बहुत से वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों, जिस पदार्थ से वे बने हैं, के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं के हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। इन सारी चीजों से हम बहुत सारी वस्तुएं अपने जीवन में बनाते हैं। यहाँ चारों तरफ जो वस्तुएं हैं इन सब चीजों की बनी होती हैं। फिर दिया है कि क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। तो विचार करिए और देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप एक दिया है। क्रियाकलाप एक में बता रहा है कि आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं और हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है और कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, ये सारी चीजें हो सकता है। इसके अलावा इसमें हो सकता है शामिल बैट, बल्ला, माचिस की डिबिया, नमक, आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। फिर दिया है कच्चे के कमरे में ला नहीं सकते हैं, उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, यानी ये सारी भी ऐसी वस्तुएं हैं, इनका भी हम इनके बारे में सोच सकते हैं, इनका भी समूह बना सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे ये इस क्रियाकलाप द्वारा करके देखा जा रहा है वस्तुओं के समूह को। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं, यानी एक कागज से बना हो, एक लकड़ी से बना हो। समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तु इन पदार्थों से नहीं बनी है। यानी जो बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी वस्तुएं हैं उसमें उनके पदार्थ के बारे में, किस प्रकार के पदार्थ से, ये कड़ा पदार्थ है या मुलायम पदार्थ है, इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कड़े पदार्थ व मुलायम पदार्थ के रूप में भी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। देखिए इसमें आगे दे रहा है कि आइए अब हम और कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, यानी और योजनाबद्ध से होकर के योजना के थ्रू हम कोई
सारणी बनाते हैं। इसमें एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी बनाते हैं और प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए और इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें कि जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। और एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में हम पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक या अभिभावकों से भी आप विचार विमर्श कीजिए। जैसे यहाँ पे सारणी बनाया गया है, जैसे वस्तुएं, जैसे प्लेट, थाली हो गया, प्लेट हो गया तो भी किससे, इस्पात का हो सकता है, कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। प्लेट पहले के प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, लकड़ी के भी बर्तन बनाते, उसमें अपने उपयोग करते थे, तो लकड़ी के प्लेट बनाते होंगे। पेन हो सकता है प्लास्टिक का, धातु का, इस तरह और भी आप इसमें सारणी में ऐड करके सारणी बना सकते हैं। समूह बनाने को कह रहा है तो देखिए इसमें दिया है सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची इसमें दी गई है। इनके अतिरिक्त और भी अपनी जानकारी के लिए और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में भर सकते हैं, ये कह रहा है। देखिए आगे दिया है कि इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, पहले उसका एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया। इसके पश्चात हमने क्या किया, पाया कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं क्या है, भिन्न पदार्थों से बनी है। तो पहले ग्रुप को इसने परिभाषित किया, फिर ग्रुप के बाद ग्रुप बनाने के दौरान फिर इसे इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वस्तुएं क्या होती हैं जो भी ग्रुप में या उस समूह में जो वस्तुएं हैं क्या हो सकती हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई हैं, एक पदार्थ से नहीं बनी है। देखिए समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इसमें दिया है। जैसे एक ही पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तु बन सकती हैं। जैसे लकड़ी का हम लें तो लकड़ी में कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, ये सारे क्या हैं, लकड़ी के हैं। यानी एक ही पदार्थ से बने वस्तुएं। जैसे कागज है तो कागज में पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर हो सकते हैं। चमड़ा में क्या हो सकते हैं, चमड़े में बहुत सारे बैग हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, पर्स हो सकते हैं चमड़े के बने हुए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। प्लास्टिक के भी, प्लास्टिक में उसके प्लेट, बाल्टी, बर्तन कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ पेन हो सकता है आपका प्लास्टिक का, प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। और रुई से भी हम कपड़े बनाने में उपयोग कर सकते हैं, गद्दे, बिस्तर, धागों से कपड़े, ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ रुई के बने हुए हैं। तो ये एक प्रकार के पदार्थ को बताने का प्रयास करें कि एक पदार्थ से बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। आगे दिया है कि उस पदार्थ के गुणों तथा जो उपयोग की जाने वाली वस्तु है उस वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। यानी किस प्रकार का गुण है, तो उस गुण का मतलब यदि नरम पदार्थ है, मुलायम पदार्थ है, जैसे कागज है तो उससे हम उसे बहुत कोई मजबूत चीज नहीं बना सकते हैं कि उसे हम कोई ऐसे मजबूत चीज बना सके उपयोग करने के लिए। हम कागज की कुर्सी बनाए बैठ सकते हैं तो नहीं, उसके गुण के आधार पे ही उस प्रकार की वस्तु बनाएंगे। जैसे कागज है, मुलायम है, नरम है, तो उसी प्रकार की वस्तु हल्की चीजें बनाएंगे ताकि उसमें हल्के सामान रख सकें। अब लकड़ी है तो उसका गुण हमें पता है कि वो बहुत मजबूत है, तो उससे हम कुर्सियां बनाएंगे, बैठने के लिए अपने लिए बेड बनाएंगे, अलमारी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की हम वस्तु का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखिए पदार्थों का वह सब गुण क्या है, उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए इसके गुण, कुछ गुण दिया हुआ है कि क्या गुण होते हैं। सबसे पहले तो किसी भी वस्तु का हम लेते हैं, पहले उसको उसका दिखावट, सबसे पहले उसको देखते हैं, पहले उसको क्वालिटी, वही हमें देखने को, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो सबसे पहले उसे देखते हैं, तब उसको दिखावट ही पहले देखते हैं। तो पदार्थ दिया है कि पदार्थों में हम वैसे ही करते हैं, पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई दे पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं। यहाँ की समानता ये कि धातु है, मजबूत है, जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती है। लकड़ी से ये बिल्कुल, लोहे से तो तांबे एल्युमिनियम भिन्न है, लेकिन लकड़ी की अपेक्षा उन तीनों में हमें समानता देखने को मिलेगी। आगे दिया है क्रियाकलाप 3 में कि विभिन्न पदार्थ जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है, तो इसमें क्या चमकीली दिखाई पड़ेगा, तांबे का तार चमकीला दिखाई पड़ेगा, उसकी विशेषता, उसके गुण के कारण। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए कि आपने क्या पाया। इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं, इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। आगे दे रहा है कि क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं, द्युति यानी चमक ही। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए। देखिए इसको काटा गया है, यहाँ पे क्या, जैसे हम किसी भी चीज को काटते हैं तो उस पूरे पदार्थ की अपेक्षा
वो जो उसका कटा हुआ भाग रहता है या किनारा होता है, किनारा कुछ चमकीला होता है, तो उसे ही द्युति कह रहा है। यहाँ देखिए धातुओं के टुकड़ों की उनकी द्युति देखने के लिए काटना है। द्युति यानी कि चमक कितनी है, तो देखिए इस धातु का टुकड़ा काटा गया है तो यहाँ पे इसको द्युति यानी चमक लग रहा है, तो दिखाने का प्रयास किया गया है इसमें। देखिए इसमें दिया है कि द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई। अब उसमें दे रहा है कि अब उसको काटिए। जैसे अब हम धातु को काट रहे हैं तो उसमें हमें द्युति दिखेगा, चमक उसके किनारे वाले भागों में दिखेगा। लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी में चमक नहीं दिखेगा, तो वही दे रहा है कि अब द्युतिहीन आप और द्युतिवान यानी चमकीले और बिना चमकीले पदार्थों का आप अलग सूची बनाइए, उनको अलग अलग करिए। काटने के स्थान पे आप पदार्थों के पृष्ठ को रेगमाल से रगड़ करिए, देख सकते हैं कि ये द्युतिवान है अथवा नहीं, यानी रगड़ने के बाद वो चमक रहा है यानी द्युतिवान है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे क्या कहलाते हैं, धातु। यानी ये सारे इतने आसान तरीके से ये प्रयोग करके क्रियाकलाप के माध्यम से इसमें यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि धातु क्या है। धातु को बताने का बड़े सरल ढंग से ये क्रियाकलाप दिया गया है। तो वही है कि अब काटिए, अब देखिए तो चमक रहा है तो अब मान लीजिए कि हाँ ये धातु है, उसे ही हम धातु कहते हैं। काटने में कठोर लग रहा है तो हाँ ये धातु है, धातु कठोर होगा लकड़ी की अपेक्षा, तो उसे ही बताने के प्रयास किया गया है। आगे दिया है कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप में भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें द्युति है अथवा नहीं। जैसे लोहे को भी हम काट रहे हैं तुरंत तो जो उसका काटते हैं और जो किनारे वाला भाग रहेगा वो चमकीला दिखाई देगा, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसकी चमक वो खत्म होने लगती है, तो फिर उसके बाद में ही वो दिखाई देता है चमक उसमें। आगे जैसे हमने दिखावट देखा, एक गुण देखा उन वस्तुओं की पदार्थों की दिखावट। अब देखते हैं कठोरता। कठोरता भी उसकी गुण है, कठोरता के आधार पर भी हम लगा सकते हैं अनुमान कि हाँ ये पदार्थ कैसा पदार्थ है, धातु है या अधातु है। आगे देखिए कि जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना, संपीड़ित करना क्या होगा, कठिन होगा, नहीं दब सकता है आसानी से, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो सकते हैं, दब सकते हैं। संपीड़ित का मतलब वो उसको दबाने की बात कर रहा है, तो दब सकता है। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा, अब आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं और जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, क्या कहेंगे उसे हम कोमल कह सकते हैं, यानी मुलायम है, आसानी से अपने नाखून से भी खरोच दे रहे हैं, जैसे मोमबत्ती को हम खरोच सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो हम खरोच सकते हैं आसानी से उसे हम कोमल पदार्थ के अंतर्गत रख सकते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन है, खरोचना कठिन है, उसे क्या कहेंगे हम, कठोर पदार्थ। तो ये हम कठोर पदार्थ व कोमल पदार्थ के रूप में हम ये इसका गुण देख लिए। फिर आगे भी उदाहरण दिया हुआ है कि रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, हमने द्युति देख लिया चमक है कि नहीं, कठोरता देख लिया कठोर है कि नहीं, रुक्ष यानी खुरदरा दे रहा है अथवा चिकना यानी मुलायम या चिकना भी हो सकते हैं, जैसे मोम हो गया बहुत मुलायम होगा। यदि जैसे धातु है तो धातु होती है उनको मुलायम नहीं, कठोर हो गए, धातुओं को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। और फिर आगे देखें क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हों। देखिए यहाँ पे दिया है आगे कि क्रियाकलाप 4 में, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे विलेय तथा अविलेय पदार्थ क्या होते हैं। वो तो धातु के गुण के आधार पे हो गए, कठोरता, मुलायम, चमक, इस आधार पे। अब ये दिया है आपका, देखिए क्रियाकलाप 4 में दिया है कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, चीनी ठोस होता है, नमक भी ठोस होता है, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए, ये सारे ठोस के रूप में हम लेते हैं। और कांच के 5 गिलास लीजिए। अब प्रत्येक गिलास को क्या करिए, लगभग 2/3 भाग से जल से भरिए और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच से भरकर आप क्या करिए, चीनी, दूसरे में नमक। इसी प्रकार अन्य शेष गिलासों में भी अन्य पदार्थ आप मिला लीजिए इन 5 को, और प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे उसको हिलाइए, यानी मिक्स कर दीजिए उसे, और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए, उसे देखिए और पता लगाइए कि जल में जो पदार्थ हैं जो मिलाए गए हैं क्या होता है, पदार्थों का क्या हो रहा है उसमें। तो हम देखते हैं, जैसे देखिए क्या लुप्त होता है क्या नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी चीज मिलाया गया वो मिक्स हो गया है, इसमें ये दिख रहा है। तो जो क्या लुप्त हुआ है क्या नहीं,
तो वही दिया है जैसे हम नमक मिला रहे हैं, यानी जो मिल जा रहा है इस पदार्थ में, जैसे मान लीजिए कि इसमें यदि चीनी होगा, इसमें नमक मिलाया गया होगा, तो क्या होगा, ये इसमें मिल जाएगा, घुल जाएगा नमक और चीनी जल में। तो ये इसको हम कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे विलेय पदार्थ। और इसमें यदि बालू का बुरादा होगा, तो बालू का बुरादा क्या होगा, वो मिल नहीं सकता है पानी में, वो जाकर नीचे उसके तली में बैठ जाएगा, ठोस के रूप में वैसे ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अविलेय पदार्थ। तो यही इसमें इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि विलेय पदार्थ व अविलेय पदार्थ क्या होता है। विलेय पदार्थ यानी जल के साथ घुल जाता है, और जो अविलेय पदार्थ होता है वह जल के साथ घुलता नहीं है उसमें मिक्स होने के बाद भी। देखिए यहाँ तो यह है, नमक जल में पूर्णतः क्या हो जाता है, लुप्त हो जाएगा। चीनी भी लुप्त हो जाएगा। बालू लुप्त होगा, नहीं होगा। चाक पाउडर होगा, चाक पाउडर क्या हो जाएगा, चाक पाउडर लुप्त, ये लुप्त हो जाएगा चाक पाउडर आपका। जो लकड़ी का बुरादा होगा, लकड़ी का बुरादा जो होगा ये भी लुप्त नहीं होगा, उसमें पड़ा रहेगा, तो ये लुप्त नहीं होगा। बालू भी लुप्त नहीं होगा आपका। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि आप क्या पाएंगे, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय पदार्थ। अन्य पदार्थ के जल के साथ कुछ मिश्रित नहीं होते हैं तथा वो जल में लुप्त नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अविलेय पदार्थ। जब जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं जल में। क्रियाकलाप देखिए 5 में दिया है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। यानी क्या द्रव, जो जैसे द्रव पदार्थ भी हैं, तो क्या वो भी जल में लुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो उसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि आप कांच का एक गिलास लीजिए और आधे जल से भरिए उसे। अब इसमें चम्मच भर के क्या करें, कोई द्रव मिलाइए, भली भांति विलोड़ित, विलोड़ित का मतलब उसे मिलाइए, मिक्स करिए। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और प्रेक्षण कीजिए कि क्या हो रहा है उस मिश्रण के साथ। तो देखिए इसमें ये दिया गया है, ये आपका दिया है, कुछ द्रव में भले भांति मिश्रित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये होगा, यदि यहाँ पे आपका दिया है और ये एक दिख रहा है, इसमें लग रहा है कुछ मिक्स हो गया, इसमें मिक्स नहीं हुआ है। जल में जब नींबू का रस ले रहे हैं तो नींबू का रस तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसमें भी तेल हम कोई ले रहे हैं तो तेल मिश्रण होगा, उसमें मिक्स होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि जितने अधिक अन्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी का प्रयोग दोहराइए और करके देखिए। देखिए हम देखते हैं कुछ द्रव में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव में, और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक के लिए ऐसे ही छोड़ देने पे आप पृथक परत बना लेते हैं। यानी अब यहाँ पे दे रहा है, द्रव के बारे में समझा रहा है। द्रव में भी जैसे तेल भी है तो वो भी तो द्रव ही है एक तरह से। तो वो द्रव, कौन सा द्रव में मिश्रित हो रहा है, कौन सा नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है सिरका, सिरका दे रहा है तो भली भांति मिश्रित होता है, दिया है। तो सिरका क्या होगा, आप जल में मिक्स करेंगे हम तो मिश्रित हो जाएगा। नींबू का रस मिश्रित होगा, ये भी मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल होगा, तो तेल है, जितने भी सारे तेल हैं ये क्या होंगे, उसके ऊपर फैल जाएंगे, या उसमें मिक्स नहीं होगा, जल में वो मिश्रित नहीं होगा। ये उस द्रव की विशेषता बता रहा है। अब दे रहा है गैसों को। अब देखिए, अब पहले तो उसने ठोस को मिला के समझाया कौन कौन से ठोस जल में मिले हैं, कौन से नहीं। अब द्रव को द्रव में मिलाया, कौन से द्रव द्रव में मिले हैं। अब दे रहा है गैस। अब गैसों, कौन कौन से गैस जल में मिले हैं। यहाँ देखिए कुछ गैस जल में विलीन है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन जल में विलीन है। जो भी जलीय जीव हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और कैसे वो जीवित हैं उसमें, क्योंकि जल में ऑक्सीजन विलीन है, तभी उस ऑक्सीजन को वो ले रहे हैं और जीवित हैं। तो इसका मतलब जो कुछ गैस जो होते हैं जल में क्या होते हैं, विलीन होते हैं। फिर जल में रहने वाले जंतुओं में पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उनकी विलेयता गैसों की। अब दे रहा है इसके और अलग वस्तु के बारे में बात यहाँ पे बता रहा है कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब क्रियाकलाप 4 आप करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो रहे हैं, यानी जो अविलेय हैं वो पृथक हो रहे हैं, जो विलेय हैं वो विलीन हो जा रहे हैं। और फिर क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा, जैसे हमने देखा तेल, वो भी तैर रहा है, विलीन नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पा रहे हैं वे जल के पृष्ठ पे क्या हो रहे हैं, जल के पृष्ठ पे तैरेंगे। देखिए जल के पृष्ठ पे दिया है कि जल के पृष्ठ पे आकर तैरने लगते थे और अन्य डूब कर गिलास के तली में क्या है, पहुंच गए थे। फिर आगे दिया है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ क्या है, जल में तैरते रहते हैं अथवा बहुत सारे डूब भी जाते हैं। तो किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं,
शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें और अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो परीक्षण हम कर सकते हैं, और जैसे ऊपर बहुत सारे हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें देखें तेल तैर रहा है, या जल में भी कोई सूखी पत्तियां होती हैं तैरने लगती हैं। शहद भी पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है जल में। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो तैरती रहती हैं, बहुत सारी चीजें डूब सकती हैं। वो उनके घनत्व पे भी निर्भर करता है, उनके भार पे भी निर्भर करता है। हल्की हैं तो तैरती रहती हैं, भारी हैं तो डूब जाती हैं। आगे देखेंगे, पारदर्शिता दिया है। पारदर्शिता के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है कि आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। अपने इन स्थानों को ही क्यों चुना छिपने के लिए? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शिता को ही परिभाषित करने को इसमें बता रहा है कि पारदर्शिता को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जिस वस्तु से हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, वो कह सकते हैं पारदर्शी है, यानी उस वस्तु से हम आर पार देख पा रहे हैं। इसमें दिया है कि कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक्स पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। कुछ इसमें पारदर्शी हो सकते हैं जिसके आसपास देख सकें। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दिख रहा है, लोगों को दिखेगा मिठाइयाँ तो उन्हें उनके तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए उसमें रख रहा है उनको। देखिए जैसे हम देखते हैं पारदर्शी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं पारदर्शी हो गए। कांच के जो पात्र वहां पे रखे रहते हैं, अलमारियां कांच की बनाई रहती है, मिठाइयां रखी रहती हैं, वो भी पारदर्शी है, ताकि वो देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। इसके विपरीत बात कर रहा है कि ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को आप अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी जिनके आर पार नहीं देख सकते, ये भी कह सकते हैं। या जिनसे होकर के आप आपकी दृष्टि या फिर दूसरे वस्तु को नहीं देख पा रहे, ये वो हो गए आपके अपारदर्शी पदार्थ। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शी, हम उसके भीतर तक नहीं देख सकते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों में वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो आप उसको कर सकते हैं, देख करके उसको उसमें अनुमान लगा सकते हैं। देख कर हम भी परिभाषित कर सकते हैं, उसका समूह बना सकते हैं कि हाँ ये अपारदर्शी या पारदर्शी वस्तु है। क्रियाकलाप 6 में बता रहा है कि कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आप प्रेक्षण नोट कीजिए कि कैसा हो रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं या फिर कैसा हमारा अनुभव रहा। आगे दिया है, फिर दे रहा है कुछ बूंद खाने का तेल या फिर आप मक्खन डालकर इसे फैलाइए कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है। अब जलते हुए बल्ब को आप दोबारा देखिए। अब आप क्या देखते हैं, मतलब क्या अब आपको अनुभव क्या प्राप्त हुआ, क्या दिखाई दे रहा है? फिर दिया है, ध्यान से देखिए। क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ हो जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी। यानी 3 चीजें हमने इसमें देखी। एक तो पारदर्शी वस्तु क्या होती है, और एक हमने समझा अपारदर्शी, और तीसरा हो गया आपका पारभासी। पारभासी वस्तु को भी हम पहचान सकते हैं कि जिनसे हम पूर्णतः किसी वस्तु को स्पष्ट रूप में नहीं देख सकते हैं, कुछ आंशिक रूप से उसका भाग को हम देख पा सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि हाँ इसके पीछे वो चीज क्या है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उनको हम कहेंगे पारभासी वस्तुएं। कागज पर लगे उसी तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वो भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं? अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में क्या हम बांट सकते हैं, और इस तरह से हम अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं का भी समूह बना सकते हैं। देखिए आगे यहाँ दिया है कि हमने क्या सीख लिया। हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है,
इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रण होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो सकते हैं, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं के अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। अब हम गुण किस पे बनाएंगे? गुण इनकी विशेषताओं की समानताओं या असमानताओं के आधार पर बना सकते हैं समूह। अपने पदार्थों अब हमें क्या करेंगे? हम पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को ध्यान में रख के करते हैं। जैसे घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। यानी उस प्रकार की वस्तु की हमें आवश्यकता है तो हम यदि अपना योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से या समूह में रखें तो उस प्रकार की वस्तु जिसकी आवश्यकता है हम जानते हैं कि हाँ इस समूह में रखिए तो उस समूह से हम आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार दिया है कि कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर रखता है, जबकि अनाज दालों को भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है ताकि ग्राहक को देते समय उसे आसानी हो सके। समूह में रखा रहेगा तो उसे आसानी होगा ग्राहकों को उस वस्तु को देने में। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। क्या है? दिया है कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे आगे आने वाली कक्षाओं में। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रमुख शब्द हमने कठोरता पढ़ा है। कठोरता क्या? ये भी वस्तु का क्या है? गुण हो सकता है किसी वस्तु का। अविलेय यानी जो जल में विलीन नहीं हो सकती हैं अविलेय वस्तुएं। द्युतिमय यानी चमकीला, उसको हम देख सकते हैं, उसे काट करके पता लगा सकते हैं कि द्युतिमय है या नहीं है। पदार्थ यानी कोई भी वस्तुएं जो है पृथ्वी उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध है, किसी भी रूप में हो सकती है हमारे उपयोग के लिए, खाने से लेकर खेलने तक की सारी वस्तुएं, तो वो सारे पदार्थ हैं। धातु यानी जो वस्तुएं चमकीली हो सकती हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम धातु के रूप में विभाजित कर सकते हैं। कठोर हो सकती है, मजबूत हो सकती हैं, तो ये आपके धातु में पड़े हैं। और अधातु जो कि नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, संपीड़ित करना उनको थोड़ा आसान होता है। अपारदर्शी का मतलब है जिनसे होकर के हमारी दृष्टि दूसरी वस्तु को नहीं देख सकती है, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, उसे कहते हैं अपारदर्शी। रुक्ष यानी खुरदरा। फिर विलेय यानी जल में जो विलेय है हो जाता है। पारभासी और पारदर्शी। पारभासी हमने देखा है, पारभासी का मतलब होता है जिस वस्तु से हम कुछ ही वस्तु को देख सकते हैं, कुछ आंशिक भाग किसी वस्तु का देख सकते हैं, यानी क्लियर स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और पारदर्शी जिनसे हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट किसी भी चीज को देख सकते हैं, वो हो गया आपका पारदर्शी। तो इस अध्याय में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। देखिए यहाँ पे इसका सारांश दिया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। फिर आगे दिया है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जा सकता है। फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखाट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं। कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। कुछ पदार्थ जल में विलेय हैं तो कुछ क्या है? अविलेय हैं। यानी अविलेय पदार्थ हम समझे हैं क्या होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। तो हमने सीखा है पारदर्शी वस्तुओं को, अपारदर्शी वस्तुओं व पारभासी वस्तु के बारे में जाना। फिर पदार्थों के उन गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर भी हमने समूहों में उसको समूह बना सकते हैं और वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। ये सारी चीजों के बारे में इस अध्याय में पढ़े हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।